इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बबली आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ इंडियन एग्रीकोर्स चैनल की तरफ से। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि किससे रिलेटेड हैं, सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी। चलो स्टार्ट करते हैं। Crop growth is depend on two environments. First is aerial environment and second one is soil environment. जो क्रॉप की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है एंड यील्ड, उसके ऊपर किसका इफेक्ट आएगा? एरियल इन्वायरमेंट का एंड सोइल इन्वायरमेंट का। क्रॉप की ग्रोथ रिड्यूस भी हो सकती है और बेटर ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एरियल इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे लाइट कंपटीशन है। लाइट कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? फील्ड के अंदर जितनी प्लांट की पॉपुलेशन है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीड पॉपुलेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय मैन्युअली और बाय केमिकल एप्लीकेशन, ठीक है, जिससे वीड और क्रॉप प्लांट्स के बीच में लाइट के लिए जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन सोइल इन्वायरमेंट को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको चेंज करने के लिए हम कौन कौन से फैक्टर यूज करते हैं? टिलेज, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड वाटर एप्लीकेशन। टिलेज का हम यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे हम हैवी मशीनरी यूज करते हैं। हैवी मशीनरी का अगर हम रिपीटेशन में यूज करते हैं तो एक कॉम्पैक्ट लेयर क्रिएट हो जाती है, और वो कॉम्पैक्ट लेयर क्रिएट होने से जो पोर स्पेस है वो क्या हो गया? कम हो गया। और जो रूट के पेनिट्रेशन में क्या करेगा? वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वाटर के परकोलेशन में मींस जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है सोयल का वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही कॉम्पैक्शन होता है तो सोयल एयर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सोयल एयर मींस ऑक्सीजन किसको जरूरत होती है? प्लांट की जो रूट है उनको रेस्पिरेशन में यूज होती है ऑक्सीजन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे हम एरेशन इंप्रूव करनी हो, ठीक है, बेटर एरेशन, ऑक्सीजन एंड CO2 का बेटर एक्सचेंज करना है, या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ बेटर करनी है, इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या करना है? बेटर करना है, गुड इन्फिल्ट्रेशन रेट क्रिएट करवाना है, तो क्या है? हम क्या करेंगे? टिलेज ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। फिर है प्लांट को सर्वाइवल के लिए और क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए और वाटर चाहिए। न्यूट्रिएंट मिलेंगे उसको केमिकल फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन से और ऑर्गेनिक मैटर से, और वाटर आर्टिफिशियली भी मिल सकता है। जैसे हम आर्टिफिशियल वाटर एप्लीकेशन करते हैं, मींस इरिगेशन देते हैं और क्या करते हैं? जैसे रेनफॉल आती है तो उससे भी प्लांट क्या करता है? वाटर अब्जॉर्ब करता है। तो इससे सोइल का इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सोइल इन्वायरमेंट तीन भागों में डिवाइडेड है। एक है फिजिकल इन्वायरमेंट, एक है केमिकल, थर्ड वन है बायोलॉजिकल, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम स्टेप वाइज आगे डिस्कस करेंगे। सोइल फर्टिलिटी, प्लांट की ग्रोथ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, सेकंड वन इज द सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या है? इट इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल to supply nutrients to the plant in adequate amounts and in stable proportion. It can be analyzed in laboratory. Means क्या है? जैसे ही फार्मर कोई भी क्रॉप ग्रो करता है उससे पहले फार्मर को सोइल का स्टेटस जानना होता है, उसके बाद ही क्रॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर अप्लाई किए जाते हैं। अब जो सोइल का फर्टिलिटी स्टेटस है उसको कैसे जानेंगे? उस सोइल का फर्टिलिटी स्टेटस जानने के लिए किसान उस फील्ड से क्या लेगा? सोइल सैंपल लेगा।
और वो सॉइल सैंपल किसी एक जगह से ना लेके अलग अलग जगह से लेगा और उसका एक स्टैंडर्ड सैंपल बना लेगा। उस सैंपल जो स्टैंडर्ड सैंपल है उसको लैब में लेके जाके जितने भी जैसे एन, पी एंड के और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं उन सब का क्या होगा, एनालिसिस होगा। और जो न्यूट्रिएंट है ये किस फॉर्म में होते हैं, अवेलेबल फॉर्म में। मीन्स जो सोयल में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, अवेलेबल फॉर्म। ठीक है, तो अवेलेबल फॉर्म मीन्स प्लांट के लिए वो हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, प्लांट उनको किसी भी टाइम अपटेक कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितना फोस्फोरस प्रेजेंट है, कितना पोटास प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर फार्मर क्या करेगा, उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई करेगा और ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करेगा। Next, the fertility of a certain soil is same in all the climates. Next, all fertile soils are not productive. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर भी है कि जितनी भी फर्टाइल सॉइल हैं, ठीक है, मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, सभी फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव नहीं होती। ठीक है, लेकिन जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल हैं वो सारी क्या हैं, फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्टाइल सॉइल में क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो ये सॉइल क्या है, फर्टाइल है। ठीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ये नहीं है कि ये प्लांट को ग्रो कर सके। अगर इसकी कैपेसिटी है, ये प्लांट को ग्रो कर सकती है, ग्रो करवा सकती है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिव सॉइल। ठीक है, कोई भी फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव कब नहीं होती, जब उसके अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो या फिर सैलाइन कंडीशन हो या फिर अल्केलाइन कंडीशन हो। ठीक है, the soil productivity is called, it is the capacity of the soil to produce crops with specific system of management। ठीक है, इसमें क्या है कि सोयल की क्या है, फर्टिलिटी भी है, साथ में क्या है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट है। ठीक है, जैसे कल्चरल ऑपरेशन है, एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ yield। Next, it can be assessed in the field under particular climatic conditions। देखो जो सोयल की फर्टिलिटी स्टेटस है तो वो हम कहाँ असेस कर सकते हैं, उसको लैब के अंदर, लेकिन प्रोडक्टिविटी को हम केवल फील्ड में ही असेस कर सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो सोयल प्रोडक्टिविटी है इट इज वेरी along with location, fertility status and physical condition of the soil। soil productivity किसी एक फैक्टर का फंक्शन नहीं है, इसमें वेरियस फैक्टर्स इंक्लूड हैं, जैसे सोयल फर्टिलिटी, मैनेजमेंट कैसे होगा सोयल का, एंड क्लाइमेट। मींस मैनेजमेंट में क्या होगा कि अगर किसी सोयल की कैपेसिटी है कि वो 4 टन ही ईल्ड दे सकता है किसी फील्ड में, या फार्मर ले सकता है 4 टन, लेकिन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से वो 10 टन भी ईल्ड ले सकता है। ठीक है, जैसे उसमें अच्छा फर्टिलाइजर अप्लाई किया, बेटर ऑर्गेनिक मैटर एप्लीकेशन की। ठीक है, और उसमें क्या है कि इंटरकल्चरल ऑपरेशन किए हैं, मैनुअल वीडिंग की है, केमिकली वीडिंग की है, जो वीड कंपटीशन है क्रॉप के साथ वो भी क्या करवाया है, कम करवाया है, तो उससे सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, प्लांट है या फिर क्रॉप है वो क्या करती है, अपटेक करती है, वीड अपटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है।
लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल इरोजन। लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेनली कहाँ होती है, जो वाटर लॉग्ड कंडीशन सॉइल होती है, और उनमें उन्हीं न्यूट्रिएंट की लीचिंग होती है, जैसे नाइट्रोजन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो दो फॉर्म में प्लांट के लिए अवेलेबल होती है, एक होती है नाइट्रेट फॉर्म में, दूसरी होती है अमोनिकल फॉर्म में। तो जो नाइट्रेट होती है वो फ्रीली मूव करती है सॉइल के अंदर, वो अब्जॉर्ब नहीं होती सॉइल कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। लेकिन जो अमोनिया है वो क्या बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है, अटैच हो जाती है सॉइल कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो अगर नाइट्रेट फ्री है फील्ड के अंदर, वाटर के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, अलोंग दी वाटर बिलो दी रूट जोन वो लीज डाउन हो जाता है, तो वहां से प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाता, और वो फिर क्या है, क्रॉप के लिए बेनिफिशियल भी नहीं है, तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट सॉइल इरोजन, जैसे हैवी रेनफॉल है या फिर हाई विंड वेलोसिटी है, वहां पे क्या जो अपर फर्टाइल लेयर है वो वहां से मूव करके कहीं और शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो अपर लेयर में ही क्या है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट है, क्योंकि अपर लेयर क्या है, फर्टाइल है, और वो न्यूट्रिएंट सॉइल पार्टिकल्स के साथ कहाँ दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी उस एरिया की रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है गैसियस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डीनाइट्रिफिकेशन और वोलेटिलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे नाइट्रेट फॉर्म है नाइट्रोजन की, वो किस में चेंज हो जाती है, एलिमेंटल नाइट्रोजन में, ठीक है, और वो एलिमेंटल फॉर्म किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में, उसी को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन और वोलेटिलाइजेशन, ठीक है। एक जैसे हाई पीएच सॉइल होती है, हाई पीएच सॉइल में अगर हमने अमोनिकल फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन की है, लेकिन उसको हमने डिपर लेयर में नहीं डाल के सरफेस पे ही रखा है उसको, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कर दी, तो क्या होगा, उस सॉइल में जो अमोनिया है सरफेस लेयर पे, उसका वोलेटिलाइजेशन हो जाता है, और वो फिर किस में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। Next, the soil physical environment is controlled by soil characters. कुछ करेक्टर हैं जो सोयल के जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको अपने अंडर रखते हैं, जैसे टेक्सचर, स्ट्रक्चर, एरेशन, वाटर, soil temperature and pore space. Next, soil color, soil colloids, soil strength, soil plasticity and cohesion. ये सारे के सारे फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सोयल फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट इज सोयल केमिकल इन्वायरमेंट इज डिपेंड्स ऑन soil pH, cation and anion exchange capacity and clay minerals. ये तीनों क्या हैं, राइट आंसर्स हैं। अगर मैंने किसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोला कि इसका ए आंसर करेक्ट है या फिर बी आंसर करेक्ट है, और मैंने जितने भी जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे ही डिस्कस किए हैं, जिनके ऐसे ही डिस्कस किए हैं उनका मीन्स वो तीनों ऑप्शन या चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगर किसी का मैं ये बताती हूँ कि ए ऑप्शन करेक्ट है, उसमें से सिंगल वन ही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है सोयल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इस इन दोनों में कौन सा राइट आंसर है, राइट आंसर इज सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। एंड सोयल टेक्सचर इज कॉल्ड, first is the arrangement of primary particles of the soil and their aggregates into specific pattern. देखो प्राइमरी पार्टिकल्स क्या है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो क्ले पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है, ठीक है। उसकी स्टिकी नेचर की वजह से सैंड पार्टिकल और सिल्ट पार्टिकल उसके साथ क्या हो जाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, एग्रीगेट्स, ठीक है। सेकेंड वन है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड,
silt and clay sized particles in soil material. And third one is both A and B. The right answer is B. The relative proportion of sand, silt and clay sized particle in the soil material. फर्स्ट किसका है? सोयल स्ट्रक्चर. सोयल स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो सोयल के प्राइमरी पार्टिकल्स हैं और एग्रीगेट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सोयल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हुआ? बी. The next question is mechanical analysis of soil separates is done by. Mechanical analysis में क्या है कि जैसे सैंड, सिल्ट एंड क्ले है, अगर हमें किसी भी सोयल का सैंपल लिया है, हमें पता करना है कि इसमें कितना परसेंट सैंड है, कितना परसेंट सिल्ट है और कितना परसेंट इसमें क्ले पार्टिकल्स हैं. तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं. और वो कौन सा मेथड है? पोटासियम परमैंगनेट मेथड, नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट हाइड्रोमेट्रिक मेथड. द राइट आंसर इज सी, द हाइड्रोमेट्रिक मेथड. इस मेथड में क्या होता है? जैसे ही हमने सॉइल पार्टिकल लिए, उनको डिस्पर्स कर दिया किसके अंदर? सोडियम मेटाफॉस्फेट के अंदर. वो उनको क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे पार्टिकल्स को. ठीक है, और हम उस पार्टिकल का जो मेजरमेंट है वो किसके थ्रू करेंगे? हाइड्रोमीटर के थ्रू. ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट मेथड से हम करते हैं अवेलेबल नाइट्रोजन कितनी है, और सोडियम बाइकार्बोनेट मेथड से हम करेंगे फॉस्फोरस का मेजरमेंट. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ soil particles based on their diameter in mm. ठीक है, अब साइज कितना है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इन्होंने सॉइल पार्टिकल्स और जो स्टोन है, ग्रेवल है, वो अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग क्या किया है? क्लासिफाइड किया है. ठीक है, क्लासिफाई किया. जैसे फाइन अर्थ में कौन कौन से इंक्लूड है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले. अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि फाइन अर्थ में कौन कौन से पार्टिकल इंक्लूड हैं, तो हम उसमें लगाएंगे सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ठीक है, सेपरेट वाले पे क्लिक नहीं करेंगे. ठीक है, तो सबसे स्मॉल साइज किसका है? क्ले पार्टिकल्स का, लेस देन 0.002 mm. ओके, सबसे बड़ा साइज है स्टोन का, उसके बाद है कोबल्स का, नेक्स्ट है ग्रेवल, और फाइन अर्थ में सबसे बड़ा साइज है सैंड का. सैंड के अंदर जो मैक्रोपोर्स होते हैं, वो उनकी नंबरिंग ज्यादा है इन कंपैरिजन टू माइक्रोपोर्स. क्ले सॉइल में माइक्रोपोर्स ज्यादा हैं और मैक्रोपोर्स कम है. ठीक है, जिस सॉइल के अंदर मैक्रोपोर्स ज्यादा हैं, उसके अंदर एरेशन भी अच्छा होता है और ड्रेनेज भी अच्छा होता है. लेकिन उस सॉइल की एक क्या है? ड्रॉबैक है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल की क्या होती है? कम होती है इन कंपैरिजन टू जिसके अंदर माइक्रोपोर्स ज्यादा है, मींस क्ले सॉइल. ठीक है, क्योंकि जो क्ले सॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स क्या है? ज्यादा है. तो इसकी बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बेटर न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है. ठीक है, और इसकी नेचर भी क्या है? स्टिकी टाइप नेचर है. लेकिन इसके अंदर जो ड्रेनेज है या फिर एरेशन है, उसकी क्या होती है? अमाउंट कम होती है. Next is sandy soils by volume are comprised of approximately 80 to 100% sand. Next option is 0 to 10% silt, 0 to 10% clay. ये क्या है? तीनों ऑप्शन राइट है. ठीक है,
जो सैंडी टाइप सॉइल है उसमें 100% भी सैंड हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें 100% सैंड है तो सिल्ट और क्ले क्या होगा, 0। लेकिन अगर उसमें सैंड है 80% तो उसमें सिल्ट होगा 10% और क्ले कितना होगा, 10%, ठीक है। ऐसे मिलके वो क्या बनाएगी, 100 बाई वॉल्यूम, वो क्या होगी, सैंडी टाइप सॉइल। और क्ले टाइप सॉइल में क्या है, जिस सॉइल के अंदर 40% क्ले है, नेक्स्ट 60% क्ले है या फिर 100% क्ले है, इसमें राइट आंसर है ए। जिस सॉइल में 40% क्ले है उसी सॉइल को हम क्या बोलेंगे, क्ले टाइप सॉइल, ठीक है। विच सॉइल पार्टिकल हैव हाईएस्ट सरफेस एरिया देन दी सेम। देखो जो क्ले टाइप सॉइल है उस पार्टिकल का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, लेस देन 0.002 mm, ठीक है। सिल्ट से भी स्मॉल साइज है, लोमी टाइप सोल से भी स्मॉल साइज है और सैंडी टाइप सोल से भी क्या है, स्मॉल साइज है। उसकी वजह से उसका क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है और साइज क्या है, कम है, ठीक है। ये एक इनवर्स रिलेशन है कि साइज क्या है, कम, लेकिन सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। तो इसका राइट आंसर इज बी। soils considered best for agricultural production, इसमें से राइट आंसर है सी। सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, मींस जितनी भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं उन सब के लिए बेस्ट सॉइल है लोमी टाइप सॉइल। जो लोमी टाइप सॉइल है इसमें मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बिटवीन सैंडी टाइप एंड क्ले टाइप सॉइल के, ठीक है। इसके अंदर बेटर एरेशन है, ड्रेनेज है, हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, हाई न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, बेस्ट है। केमिकल जितनी भी रिएक्शंस है वो क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो जो लोमी टाइप सॉइल है वही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए क्या है, बेस्ट है। Heavy textured soils are suitable for cultivation of some crops. Heavy textured soil में क्या है, जैसे सिल्ट क्ले आ गई, क्ले टाइप सोयल आ गई, ठीक है, क्ले सैंडी टाइप सोयल आ गई, मीन्स सिल्टी लोम सोयल आ गई, ये सब किस में आ गई, हैवी टेक्सचर्ड सोयल में। और ये किसके लिए बेस्ट हैं, कॉटन कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, सोरगम एंड कोरिएंडर कल्टीवेशन। तो तीनों आंसर्स क्या हैं, राइट है। नेक्स्ट है लाइट टेक्सचर्ड सोयल। जो लाइट टेक्सचर्ड सोयल है उसमें सैंडी टाइप सोयल के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, जैसे क्ले टाइप सोयल के जितने भी ग्रुप थे, ठीक है। तो इसमें हम वही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट को कैसे चाहिए सोयल, सॉफ्ट, पोटैटो को भी सॉफ्ट सोयल चाहिए, टोबैको एंड पर्ल मिले, ठीक है। इसके लिए तीनों के आंसर्स क्या हैं, राइट है, ऑप्शन। नेक्स्ट इज द सोइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस। सोइल स्ट्रक्चर जैसे आपने पिछली स्लाइड्स में पढ़ाई था कि सोइल स्ट्रक्चर क्या है, सोइल पार्टिकल्स और एग्रीगेट्स की जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं सोइल स्ट्रक्चर। तो वो इन्फ्लुएंस करेगी एरेशन को, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या बनाएगी, पोर स्पेस क्रिएट करेगी, और पोर स्पेस क्रिएट करेगी तो उसमें क्या होगा, एयर भी होगी और वाटर भी होगा, ठीक है। तो क्या करेगी, एरेशन एंड परमेबिलिटी को इफेक्ट करेगी, मींस इनफिल्ट्रेशन रेट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, क्योंकि जो पोर स्पेस है उस पे डिपेंड करेगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो रूट का पेनिट्रेशन है वो भी स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर सोइल क्या है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट सोइल है तो उसके अंदर जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम होगा, ठीक है। और जो रूट की पेनिट्रेशन में जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस है, जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोइल की स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट इज द सोइल एग्रीगेट्स ऑफ सोइल आर नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ सोइल आर कॉल्ड।
जो एग्रीगेट्स हैं वो बने हैं सैंड, सिल्ट और क्ले के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। उनको बाइंड करने के लिए भी क्या होते हैं, डिफरेंट आयंस होते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो जो नेचुरली एग्रीगेट्स बनते हैं, जिनको हम हरियाणवी में डड़े भी बोलते हैं, ठीक है, अगर वो नेचुरली बने हैं तो उनको बोलेंगे फ्रेगमेंट्स। लेकिन अगर हम फीड प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे क्ले टाइप सॉइल के अंदर फीड प्रिपेयर करते हैं, सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे प्लोइंग करते टाइम पे वो बनते हैं एग्रीगेट्स, ठीक है। जो डड़े बने हैं उनको बोलते हैं क्लोड। आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोड, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि कुछ नेचुरली एग्रीगेट्स बनते हैं और कुछ आर्टिफिशियली, ठीक है। उसमें हम कुछ केमिकल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जिससे एग्रीगेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ नेचुरली, जैसे हमने ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई कर रखा है, जैसे फंजाई एंड एक्टिनोमाइसिड्स हैं, उनका काम होता है वो क्या रिलीज करते हैं, स्टिकी मटेरियल रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से एग्रीगेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इनके लिए एजेंट्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन एंड पोटासियम आयन, ठीक है। इनको हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर सॉइल में नहीं है तो हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से जो क्लोड्स बनेंगे, जो एग्रीगेट्स बनेंगे, उनको हम बोलेंगे क्लोड, ठीक है। नेक्स्ट है सस्के ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट क्ले। सस्के ऑक्साइड्स में आता है आयरन एंड एल्यूमिनियम आयंस। नेक्स्ट हुमिक एंड फुल्विक एसिड। नेक्स्ट फंजाई एंड एक्टिनोमाइसिड्स प्रोड्यूस स्टिकी मटेरियल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पॉलीसेकेराइड्स एंड हेमीसेलुलोज। ये सभी के सभी ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे कैल्शियम है और हाइड्रोजन है, कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन ये क्या करते हैं, बेटर एग्रीगेट्स बनाते हैं इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम एंड पोटासियम आयन, मींस स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट्स बनाते हैं। कुछ जो एग्रीगेट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो एक होता है वाटर स्टेबल, दूसरे होते हैं जो वाटर स्टेबल नहीं होते, मींस जैसे ही वाटर आता है उनके टच में तो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सस्के ऑक्साइड। जो सस्के ऑक्साइड है वो बेटर एग्रीगेट फॉर्मेशन करता है, किससे, सिलिकेट क्ले से। और होमिक एसिड और फुल्विक एसिड हमें मिलता है जब हम ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करते हैं, कि FYM है या कंपोस्ट है, अप्लाई करेंगे तो उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन से जब उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उसको बोलेंगे, उसमें से रिलीज होगा हुमिक एसिड और फुल्विक एसिड, ठीक है। और वो किसका काम करेगा, बाइंडिंग एक्शन, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, बाइंडिंग करना, बॉन्ड बनाना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।